हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसके यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसके हमने दो अंक के आपको सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आपको सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस अध्याय में से आपको कुल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ पूछा गया है, अर्थात महत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर 96 हमने लिखा, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे संख्या 6 है और 6 तो एक सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो 2 से हम इसको भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1 हो जाएंगे 16 है, 2 अट्ठे 16 है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे 8 है, 8 तो एक सम संख्या, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 2 चौके 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तो एक सम संख्या, तो यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 12 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएंगे, फिर 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 5 की घात लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इनको आप 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से आप 5 बार लिखते हैं और 3 एक ही बार है तो यहाँ पर हम 3 को एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से हम 404 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 404 के गुणनखंड निकालें, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे 4 है तो हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, फिर 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीछे तो 2 है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 जांकेता और 2 एकम 2। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 101 है। तो 101 में तो केवल 101 से ही भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 101 का भाग करेंगे तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 101 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 101। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 और गुणित 101। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंडों को निकाल लेना है। फिर इसके बाद हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 गुणित 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 101 है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं 101 नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इसका एचसीएफ होगा इस प्रकार से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दूसरा 2 भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ 2 गुणित 2 अर्थात 2 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा अर्थात महत्तम समावर्तक होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या का यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रफ में सॉल्व करते हैं कि 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 12 को लिखा, तो यहाँ पर पीछे 2 है और जब भी इस प्रकार से सम संख्या पीछे होती है तो हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 × 6 12 हो जाएंगे, 2 × 3 6 हो जाएंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है 2 × 2 × 3। इसी प्रकार से हम संख्या 15 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर पीछे आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। 5 तो एक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो विषम में विषम संख्या का ही भाग जाता है। तो 2 के बाद संख्या क्या आती है, 3 आती है। तो 3 तो एक विषम है, तो 3 से हम भाग करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 15 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 3 × 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बराबर में यहाँ पर 3 × 5 हो जाएंगी। तो 3 × 5। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दोनों के गुणनखंड में हो, अर्थात जो संख्या उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर भी 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो एचसीएफ यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 32 दिया गया है तथा उनका एलसीएम बराबर 8 है, तो उनका एचसीएफ होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब भी आपसे इस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम पूछा जाए या फिर एचसीएफ पूछा जाए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार से इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 32 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 32 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ था, एलसीएम का मान 8 दिया गया है तो हम एलसीएम की जगह एलसीएम का मान 8 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एचसीएफ का मान ज्ञात करना है तो हम एचसीएफ को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुणा की संख्या है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम 32 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे और यहाँ पर संख्या 8 गुणा में है तो बटे में आ जाएगी। और यहाँ पर हमें एचसीएफ का मान ज्ञात करना है तो हम एचसीएफ को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। इसके बाद 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएंगे, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड विधि से, और संख्या 7 की यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या 4 के निकालेंगे। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएंगे। तो संख्या 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम संख्या 7 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 7 में तो केवल 7 का ही भाग जाता है, तो 7 एकम 7 हो जाएंगे। तो संख्या 7 का अभाज्य गुणनखंड केवल 7 ही होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो अर्थात दोनों के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 7 है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर तो 7 नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों के गुणनखंड में हो, जो उभयनिष्ठ हो।
तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो, कोई दोनों संख्याओं के गुणनफल में से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात जो दोनों में ना हो, तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं का जो यहाँ पर एचसीएफ होता है वह एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा, अर्थात एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पूर्णांक m के लिए जो समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, यहाँ पर 2m स्वरूप का होता है, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, प्लस की और माइनस की जितनी भी सभी यहाँ पर संख्या होती हैं वे पूर्णांक संख्या होती हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो m का मान हम धन की संख्या और ऋण की संख्याओं में से हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो हमेशा क्या आ जाएगा, एक समपूर्णांक संख्या होगी। जैसा कि यदि हम m की जगह m का मान 1 रखें तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 तो एक सम संख्या है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम m की जगह कितना रखें, यहाँ पर 2 रखें तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यदि कोई भी संख्या रहेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा कि किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता हमेशा इस प्रकार से होगी कि वह संख्या हमेशा सम आएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात एलसीएम का अनुपात ज्ञात करेंगे और एचसीएफ का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 5, 15 और 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या 5 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। तो 5 में तो केवल 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम 5। इसके बाद 15 के निकालेंगे तो 15 में यहाँ पर 5 का जाएगा, तो सबसे पहले 3 का जाएगा क्योंकि 5 एक विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही भाग करेंगे। तो 5 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद हम संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 0 जहाँ किताब 2 पंचे 10 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 5 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, केवल 5 ही होगा। और संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 गुणित 5 होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 5। इसके बाद यहाँ पर संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होंगी, यहाँ पर 2 गुणित 5 होंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणित 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम का मान ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम ऐसी संख्या होती है, उच्चतम घात वाली संख्या होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुणित 2 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद एचसीएफ क्या होगा, तो उच्चतम घातों को आपको लिखना है और किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उच्चतम घात 2 के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 2 की घात को लिखेंगे। यदि यहाँ पर उच्चतम घात 2 के ऊपर 5 की घात होती तो हम 2 के ऊपर 5 की घात को सबसे पहले लिखते। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 के बाद संख्या क्या आती है, 3। तो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर यदि हम 5 की बात करें तो 5 की उच्चतम घात केवल 5 के ऊपर 1 की घात यहाँ पर मानी जाती है, तो केवल 1 ही है। यहाँ पर भी 5 के ऊपर 1 की घात है और यहाँ पर भी 5 के ऊपर 1 की घात है। तो 5 की यदि उच्चतम घात यहाँ पर 5 के ऊपर 3 की घात होती तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर 3 की घात वाली संख्या को लेते, लेकिन यहाँ पर 5 की उच्चतम घात यहाँ पर केवल 1 की घात वाली है, तो यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 को तो हमने लिख लिया, दोबारा तो हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पर 3 की यदि हम बात करें तो 3 की भी केवल 1 की घात होगी यहाँ पर 3 के ऊपर, तो यहाँ पर 3 की उच्चतम घात वाली संख्या केवल 3 ही है, तो यहाँ पर हम 3 लिखें। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 के वर्ग का
अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर गुणित 5 होगा और गुणित 3 होगी। तो यहाँ पर 4 का गुणा 5 से होगा तो 4 पंचे 20 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 20 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो यहाँ पर तीनों के गुणनखंड में हो। चूँकि यहाँ पर 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, इसलिए आपको ऐसी संख्या देखना है जो तीनों के गुणनखंड में हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 नहीं है। तो केवल 5 ही एक ऐसी संख्या जो तीनों के गुणनखंड में है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या होती है जो तीनों के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर 5 इसका एचसीएफ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या होता है, बटे की संख्या होती है, अर्थात एलसीएम बटे एचसीएफ होगा। तो एलसीएम का मान यहाँ पर 60 है और एचसीएफ का मान 5 है, तो यहाँ पर बटे में हम 5 लिखेंगे। यदि हम 5 से इसको डिवाइड करें अर्थात कैंसिल करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 60 में 12 बार जाएगा और नीचे 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा, इस प्रकार से यदि हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो 12:1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात होगा 12:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट टाइप अर्थात यहाँ पर सही विकल्प हो जाएंगे, जो कि आपको अध्याय 1 में केवल 6 ही प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला खाली स्थान है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। इस प्रकार का फार्मूला आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ज़रूर देखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस में यहाँ पर क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, शेषफल लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर यह फार्मूला होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड खाली स्थान है कि संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा। तो आइए यहाँ पर हम संख्या 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 8, संख्या 9 और संख्या 25 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें सबसे पहले तो 2 से करेंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम संख्या 9 के ज्ञात करेंगे, तो 9 तो एक विषम संख्या, तो 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम संख्या 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 से करेंगे 5 25 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इनके गुणनखंडों को लिखें तो संख्या 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2। इसके बाद संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर हम, तो 3 गुणित 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 गुणित 3 लिखेंगे। इसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणित 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने 25 लिखा और 5 गुणित 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी संख्या, यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या को आपको देखना है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर तो 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है और यहाँ पर 5 नहीं है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो कि इस प्रकार से आपसे जब भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए और यहाँ पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात जो तीनों के गुणनखंड में ना हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में जो एचसीएफ होता है वह कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमेशा 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आता है और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अध्याय 1 में केवल आपको 2 ही रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक शर्त दी गई है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन b है। इस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है। तो यह कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि इस प्रकार की जो कंडीशन होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग की जाती है, इसलिए कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 का दूसरा प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 94 और 404 का HCF लिखिए, अर्थात यहाँ पर आपको यहाँ पर 94 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्या 94 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इसी प्रकार से आपको संख्या 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या 94 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे 4 है, 4 तो एक सम संख्या, तो हम 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 1, हो जाएंगे 14, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47 तो एक विषम संख्या और 47 में केवल 47 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पर 47 एकम 47 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 404 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 4 पीछे यहाँ पर सम संख्या आपको दी गई है, तो हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पीछे 2 एक सम संख्या है, तो 2 एकम 2 0 जांघिता और 2 एकम 2। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 तो एक विषम संख्या और 101 में केवल 101 का ही भाग जाता है, तो यहाँ पर 101 101 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या 94 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणित 47 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 गुणित 47 को लिखा। फिर इसके बाद हम संख्या 404 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणित 101 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुणित 2 और गुणित 101 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 94 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को चेक करेंगे, जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 47 है लेकिन यहाँ पर 47 नहीं है। यहाँ पर 101 है लेकिन यहाँ पर 101 नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो HCF होगा 94 और 404 का HCF कितना होगा, 2 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। यहाँ पर प्लस और माइनस की सभी संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम होगा, बतलाइए। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर यदि हम p का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखें, अर्थात यहाँ पर हम प्लस की संख्या भी रख सकते हैं और माइनस की भी संख्या रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि आपका आंसर या विषम आएगा या फिर सम होगा। तो यहाँ पर जैसा कि यदि हम p का मान 1 रखें, p क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और p का मान हम कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं। जैसा कि यदि हम 1 रखें तो यहाँ पर p की जगह हमने 1 रखा प्लस 1 जांघिता, तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 1 3, 3 एक क्या है, विषम संख्या है। तो हमेशा क्या होगा, इसका विषम होगा। आप चाहें तो कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। जैसा कि यदि हम संख्या 2 रखें, p का मान हम 2 रखें, तो यहाँ पर 2 p की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे प्लस 1 जांघिता, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 एक क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पूर्णांक p के लिए यहाँ पर 2p + 1 सम होगा या विषम होगा। तो क्या होगा, विषम होगा। विषम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अध्याय 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से
तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।